हेलो, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हम सीटेट की तैयारी कर रहे थे। हमने सीटेट की तैयारी शुरू की थी और उसका हम एक वीडियो पहले पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं, जिसमें हमने पाषाण काल को पढ़ा था। तो एक बार उससे आगे हम पढ़ेंगे और एक बार देख लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए, हमने उस वीडियो में अतीत के बारे में पढ़ा था कि अतीत क्या है ना, और अतीत का अध्ययन कैसे किया जाता है और कौन करता है। ठीक है, तो इतिहासकार करते हैं। तो इतिहास के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को कितने भागों में बांटा है और किन किन आधारों पर बांटा है। ठीक है, तो फिर उसी भाग में से हमने पाषाण काल को पढ़ा था और पाषाण काल को हम पढ़ रहे थे और पाषाण काल का भी विभाजन इतिहासकारों ने 3 भागों में किया है। ठीक है, तो इसमें से हमने पूरा पाषाण काल को हमने पढ़ लिया था। तो हमारे जो टॉपिक बचते हैं वो मध्य पाषाण और नव पाषाण काल बच गए थे। ठीक है, और एक अन्य टॉपिक है जिसका नाम है चताल युग। इसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण हमें उसको बीच में ही रोकना पड़ा था। तो आज हम मध्य पाषाण काल से शुरू करेंगे। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, देखिए, अब मध्य पाषाण काल क्यों है अलग। पहले तो इसका समय, जो मध्य पाषाण काल का समय है वो इतिहासकारों ने 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक माना है। ठीक है, पूर्व तक। ठीक है, तो ये समय है मध्य पाषाण काल का। अब देखिए, मध्य पाषाण का एक अन्य नाम और है, मेसोलिथ। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथ भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो मध्य पाषाण काल था तो इसमें जो औजार हमें पूरा पाषाण काल में मिले थे या अवशेष मिले थे, उन औजारों में और मध्य पाषाण काल के औजारों में कुछ भिन्नता आई। वो भिन्नता क्या थी? आकार की भिन्नता, औजारों के आकारों में भिन्नता। आकार में भिन्नता, ये भिन्नता कैसी थी? ये पहले के मुकाबले अब छोटे मिलने लगे। ठीक है, यानी कि छोटे आकार के। तो इस छोटे आकार के औजार या हथियार मिलने के कारण, इसे एक अन्य नाम और मिला। वो क्या मिला? लघु पाषाण काल। लघु पाषाण काल, जिसको माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ। ठीक है, ये इसका अन्य नाम है। तो ये थे इनके नामों के विषय में। ठीक है, कि नाम इनका लघु पाषाण और ये माइक्रोलिथ, मेसोलिथ क्यों कहा गया। ठीक है, अब देखिए, जो मध्य पाषाण काल है इसमें कुछ घटनाएं घटी। ठीक है, तो वो क्या था? सबसे मुख्य है कि जलवायु में परिवर्तन आया। किस में परिवर्तन आया? जलवायु में परिवर्तन आया। अब जलवायु में परिवर्तन आया तो क्या हुआ? देखिए, गर्मी बढ़ी, तो गर्मी बढ़ने के कारण घास के मैदानों का निर्माण हुआ। ठीक है, घास के मैदानों का निर्माण। अब जब घास के मैदानों का निर्माण हुआ तो घास खाने के लिए पशु भी तो होंगे, है ना। तो घास के मैदानों का निर्माण हुआ तो पशुओं में भी वृद्धि आई। ठीक है, और साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से अनाज उगने लगा था। ठीक है, प्राकृतिक रूप से
अनाज उगने लगा। अब अनाज उगने लगा तो कौन कौन सा अनाज मिला? सबसे पहले तो वो था गेहूं और जौ। गेहूं व जौ जो प्राकृतिक रूप से अनाज उगने लगा था, अब उसमें उगा जो मतलब पहले उगा तो वो था गेहूं व जौ। अब देखिए, अब घास के मैदानों का निर्माण हुआ। ठीक है, घास के मैदानों का निर्माण हुआ तो घास खाने वाले पशुओं की संख्या बढ़ी। जैसा कि अभी हमने बताया था, तो उसमें जो पशुओं की संख्या बढ़ी तो वो कौन सी थी, कौन कौन से पशु थे? ठीक है, पशुओं की वृद्धि, पशुओं में वृद्धि। ठीक है, पशुओं में वृद्धि। कौन कौन से पशु थे वो देख लेते हैं, इनको याद जरूर रखिएगा। हिरण, बारहसिंगा, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी व गाय। ये सभी वो पशु थे, ये सभी वो पशु थे जो घास खाकर जिंदा रहने वाले थे। ठीक है, इनकी विशेषता यही थी कि अब जैसे जैसे घास के मैदानों का निर्माण हुआ जलवायु में परिवर्तन के कारण, तो घास खाने वाले पशुओं की भी संख्या बढ़ी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब प्राकृतिक रूप से गेहूं उगने लगा, प्राकृतिक रूप से अनाज उगने लगा। ठीक है, तो अनाज को बटोरना शुरू किया। ठीक है, तो अनाज को बटोरना शुरू किया, यानी कि अनाज का भंडारण यानी कि संग्रहण करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अनाज का संग्रहण बटोरना शुरू किया। तो अब अनाज को बटोरा है तो उन्होंने, जो मानव था उसने ये देखा कि जो अनाज है ये कहाँ उगता है। ठीक है, कब उपजता है और कब पककर तैयार होता है। ठीक है, जब उसने इतने सारी जानकारी इकट्ठा की तो वो क्या हुआ कि उसको एक जगह पर रुकना पड़ा। ठीक है, अब जब वो एक जगह पर रुका तो वो क्या हुआ कि धीरे धीरे कृषक बन गया, है ना। तो वो कृषक बन गए। ठीक है, मनुष्य क्या हुआ, कृषक बन गए। अब कृषक बन गए तो कृषक बने तो क्या हुआ कि एक समय पर रुकना पड़ा। तो एक समय पर अधिक समय तक रहने के कारण, एक समय पर अधिक समय तक रहने के कारण बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, बसने की प्रक्रिया। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखते हैं कि जो सबसे प्राचीन फसल थी, सबसे प्राचीन फसल, तो सबसे प्राचीन फसल जो थी गेहूं व जौ ही थी। ठीक है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से उगी थी, तो सबसे प्राचीन फसल जो थी वो थी गेहूं व जौ। ठीक है, अब पशु जो मतलब घास खाकर जिंदा रहने वाले पशु थे, तो ये भी इनकी संख्या में वृद्धि हुई थी। तो एक जगह रहने के कारण लोगों ने पशुओं को पालना आरंभ कर दिया, यानी कि वो पशुपालक भी बने। ठीक है, पशुपालक बने। पशुपालक बने तो सबसे पहले उन्होंने किस पशु को अपना पालतू बनाया? तो वो बनाया कुत्ता। सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को, यानी कि जंगली कुत्ते को। ठीक है, और फिर इसके बाद इसी क्रम से याद कीजिएगा। ठीक है, भेड़, बकरी, गाय व सूअर। ठीक है, सबसे पहले जिसको पालतू बनाया वो कुत्ता था। ठीक है, अब देखिए, अब अनाज का प्रयोग इन्होंने कई प्रकार से किया। ठीक है, जो अनाज, अब इनके पास अनाज होने लगा था तो कई प्रकार से प्रयोग करने लगे उसका। तो वो कौन कौन से प्रकार थे? देखिए, अनाज का उपयोग 4 प्रकार से किया। एक बीज के रूप में, बीज के रूप में। दूसरा खाद्य यानी कि खाने के रूप में। तीसरा उपहार के रूप में। और चौथा भंडारण। ठीक है, तो अनाज का उपयोग इन्होंने 4 प्रकार से किया, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडार के रूप में। अब जब भंडारण का
इन्होंने भंडारण किया, तो भंडारण कैसे किया? तो जमीन में गड्ढे खोद कर, ठीक है, जमीन में गड्ढे खोदे। और दूसरा, मिट्टी के बर्तन, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, ठीक है, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, जिन्हें मृद भांड कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा, टोकरियों का निर्माण, ठीक है, टोकरियां। अब देखें, भोजन, अन्न तो था ही, अब इनके पास अनाज तो था ही, लेकिन साथ ही साथ ये इनका जो पशुपालन था वो भी एक भोजन का ही भंडारण का रूप था, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा हमने मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है। अब हम नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नवपाषाण काल। देखिए, अब जो नवपाषाण काल है, इसका समय कितना था? 10,000 साल से लेकर 10,000 वर्ष से लेकर वर्ष पहले से, ठीक है, नवपाषाण काल का प्रारंभ हुआ, ठीक है। देखिए, नवपाषाण का जो समय था वो 10,000 वर्ष पहले से है। और अब जो मानव था वो स्थायी जीवन जीने लगा था। देखिए, हमने देखा कि जो मध्य पाषाण काल थे उसमें जो मानव था उसने एक स्थान पर बसने की प्रक्रिया प्रारंभ की, ठीक है। लेकिन नवपाषाण काल तक आते आते उसका जो जीवन था वो एक स्थायी जीवन हो गया था, यानी कि एक जगह पर वो रुक गया था। और फिर जो हमें नवपाषाणिक पुरा स्थल मिले हैं, ठीक है, नवपाषाणिक पुरा स्थल मिले हैं, तो उसमें कौन कौन से मिले हैं? बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, महागाढ़ा, हल्लूर, पय्यमपल्ली, दाऊजली हेडिंग और चिरांद। देखिए, इसमें से जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ये 3, लेकिन नाम आपको, ये जो 8 नाम दिए हैं नवपाषाणिक पुरा स्थल, इनके नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आप इसको मैप वाइज एक बार देखना, या आपको फटाक से याद हो जाएंगे। और इनका जो वर्तमान स्थान है वो भी आपको याद हो जाएगा। हालांकि एग्जाम में वो पूछा नहीं जाएगा इनका वर्तमानिक स्थल, लेकिन जो बुर्जहोम, मेहरगढ़ या कोल्डिहवा है, इनका हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में वो पूछ लेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले एक बार इनके औजारों के बारे में और इनके अनाज के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, नवपाषाण काल में जो मनुष्य है वो अब स्वयं से अनाज उगाने लगा था, ठीक है, स्वयं अनाज उगाने लगा था। देखिए, मध्य पाषाण काल में क्या था? प्राकृतिक अनाज को बटोरने के लिए वो एक जगह पर रुका था, तो जिससे वो कृषक बना। लेकिन अब धीरे धीरे उसने स्वयं अनाज उगाना प्रारंभ किया, ठीक है। तो जो सबसे पहले अनाज उगाया गया वो था चावल, ठीक है। और चावल कहाँ उगाया गया था? कोल्डिहवा, या फिर आप याद रखेंगे विंध्य की पहाड़ियां, नर्मदा घाटी और विंध्य की पहाड़ियों के मध्य, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जो पाषाण काल के औजार थे, ठीक है, वो अब जो पहले के 2 काल थे पाषाण काल के, उनसे थोड़े भिन्न हो गए थे। कैसे हो गए थे वो? उनमें क्या भिन्नता आई? वो थी कि अब के जो औजार थे वो एक तो अधिक पैने थे, यानी कि धारदार थे, अधिक पैने, और उन पर अब पॉलिश की जाने लगी थी, ठीक है। उन पर क्या की जाने लगी थी? पॉलिश की जाने लगी थी, ठीक है। अब हम पुरा स्थलों के बारे में पढ़ेंगे कि किस पुरा स्थल से क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुर्जहोम, ठीक है। देखिए, बुर्जहोम कहाँ है? यह है कश्मीर में, ठीक है। वर्तमान इसकी स्थिति जो है वो है कश्मीर में, ठीक है। अच्छा, बुर्जहोम से हमें क्या मिले हैं? गर्तवास। अब ये गर्तवास क्या होता है? गर्तवास वो होते हैं जो
गड्ढों के नीचे घर बनाए जाते हैं। ठीक है, पहले गड्ढे किए जाते हैं और फिर उसके नीचे घर। ठीक है, गड्ढों के नीचे घर। तो जो गड्ढों के नीचे घर हैं, इनसे हमें क्या क्या मिला, और इनमें घर के बाहर और घर के अंदर आग जलाने की जगह मिली है। ठीक है, आग जलाने की जगह मिली है, और हथियार, अधिक पैने और पॉलिश। ठीक है, पॉलिश किए हुए हथियार और औजार, ये वर्ड मिलेंगे आपको। ये अधिक पैने होने लगे थे और अधिक पैने धारदार और उन पर पॉलिश की जाने लगी थी। ठीक है, और अवशेष क्या मिले हैं, ओखली मिली है यहाँ से, और मूसल। ठीक है, ओखली व मूसल कहाँ से मिली है, ये बुर्ज होम से मिली है। ठीक है, अब देखिए मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहाँ से, जिन्हें आप मृद भांड कह सकते हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब ओखली व मूसल का क्यों प्रयोग किया जाता होगा, ओखली व मूसल का भी मसाले वगैरह या कोई और चीज पीसने के लिए उपयोग किया जाता होगा। ठीक है, अब भोजन में, भोजन के जो अवशेष बुर्ज होम से मिले वो क्या क्या मिला है, चावल, गेहूं और दलहन, ये इनके मुख्य भोजन थे। ठीक है, जिसके अवशेष वहां से मिले हैं। और इस समय तक कपास की खेती की जाने लगी थी, कपास की खेती। ठीक है, अब देखिए मेहर, अब अगला जो पूरा स्थल देखेंगे वो देखेंगे हम मेहरगढ़। ठीक है, देखिए हमने बुर्ज होम पढ़ा, अब हम पूरा मेहरगढ़ पढ़ेंगे। अब मेहरगढ़ कहाँ है, तो मेहरगढ़ की जो लोकेशन है वो ईरान जाने वाला एक बोलन दर्रा है। ठीक है, ईरान जाने वाला बोलन दर्रा। ठीक है, बोलन दर्रा, उसके पास एक हरा भरा समतल मैदान है। ठीक है, ये मेहरगढ़ का इलाका था, यानी कि लोकेशन थी। हरा भरा क्या है, समतल स्थान है। ठीक है, अब देखिए अभी तक अब क्या आया क्वेश्चन कि स्त्री व पुरुषों द्वारा, यानी कि दोनों ने मिलकर अब अनाज उगाया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि स्त्री व पुरुष द्वारा कहाँ पर जो है अनाज उगाया गया, तो वो था मेहरगढ़। और कौन सा अनाज उगाया गया, सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम जौ व गेहूं। ठीक है, क्या उगाया गया, जौ व गेहूं। भेड़ बकरी पालना सीखा, भेड़ बकरी पालना सीखा। और यहां से कुछ अन्य जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। ठीक है, यानी कि हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के साक्ष्य। कौन कौन से हैं वो, कौन कौन से जानवर हैं वो देख लेते हैं। हिरण, सुअर, जंगली जानवर, भेड़ व बकरी। ठीक है, इनके हमें हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, यहाँ से ना हमें घर भी मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से हमें कुछ घर मिले हैं जो चौकोर हैं और आयताकार हैं। ठीक है, चौकोर व आयताकार। और जितने भी घर थे प्रत्येक घर में 4 कमरे मिले हैं। ठीक है, प्रत्येक घर में क्या मिले हैं, 4 कमरे। ठीक है, और भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से जो हमें घर मिले हैं उनसे हमें चकोर, जो घर हैं उनका आकार जो है वो है चकोर और आयताकार। और जितने भी घर मिले हैं उन सभी घरों में प्रत्येक घर में 4 कमरे मिले हैं और एक भंडार गृह। और मेहरगढ़ से हमें एक कब्र भी मिली है, यानी कि दफनाने के साक्ष्य। ठीक है, तो कब्र में क्या मिला हमें, मृतक के साथ बकरी का शव मिला है। ठीक है, किसका शव मिला है,
बकरी का शव। तो ये है मेहरगढ़। ठीक है, तो अब देखते हैं हम चताल हयूक। तो चताल हयूक क्या है? ये तुर्की का एक स्थल है। तो तुर्की का स्थल है, लेकिन जो चताल हयूक है ये पाषाण काल के समकालीन है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हमें चताल हयूक से क्या मिला है। तो देखिए, चताल हयूक, देखिए ये तुर्की में है। ये तुर्की का एक पूरा मतलब तुर्की का एक नवपाषाणिक स्थल है। तो यहाँ से ना कुछ वस्तुएं मंगवाई जाती थी। ठीक है, लाए जाने वाले वस्तुएं, लाई जाने वाली वस्तुएं, ये वस्तुएं दूर दराज क्षेत्रों से तुर्की में लाई जाती थी। ठीक है, तो क्या क्या लाया जाता था वो देखते हैं। सीरिया से चकमक पत्थर लाया जाता था। ठीक है, चकमक पत्थर का तो सब जानते हैं कि चकमक जो पत्थर होता है वो आग जलाने के काम आता है। ठीक है, सीरिया से चकमक का पत्थर, सीरिया, माफ करना। लाल सागर की कोड़ियां। ठीक है, लाल सागर की कोड़ियां और भूमध्य सागर की सीपियां। भूमध्य सागर की सीपियां। ठीक है, तो देखिए जो चताल हयूक नाम का एक मतलब आप नवपाषाणिक पूरा स्थल है। तो ये जो है ये पाषाण काल का ही क्या था, समकालीन था, लेकिन ये था कहाँ, तुर्की में। तो तुर्की में था, तो तुर्की में जो ये स्थल था यहाँ पर कुछ वस्तुएं कहीं और से लाकर प्रयोग की जाती थी। तो वो कौन कौन सी थी? तो वो थी, सीरिया से चकमक पत्थर मंगवाया जाता था, लाल सागर की कोड़ियां मंगवाई जाती थी और भूमध्य सागर की सीपियां। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इस समय तक पहिए का आविष्कार हो गया था। ठीक है, पहिए का आविष्कार हो गया था। और जो मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ यहाँ पर कपास की खेती की जाने लगी थी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो मतलब जो कपास की खेती की गई थी सबसे पहले, तो वो मेहरगढ़ में की गई थी। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसके बाद एक बार एनसीईआरटी की बुक से इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।